देखिए भाई, जीएस में, साइंस में, तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, सरल आवर्त गति है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो सरल आवर्त गति में भी पहले क्या छिपा हुआ है, आवर्त गति छिपा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आवर्त गति क्या है, फिर उसमें ऐसी क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है जिससे वो क्या बन जाती है, सरल आवर्त गति बन जाती है। तो अब इसे समझने के लिए पहले डालो आवर्त गति, और आवर्त गति को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति उस गति को कहते हैं, पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसमें कोई वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति को बार बार रिपीट करती रहे, है ना। अब जैसे हम देखते हैं पेंडुलम देखते हैं जो घड़ी में होता है ना, तो बार बार वो अपनी स्थिति को ही रिपीट करता रहता है, इससे कहीं अलग तो जाएगा नहीं वो, ठीक। तो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति कहते हैं। मान लिया जो पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो भी तो क्या हो गया, एक आवर्त गति हो गई, एक पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि उससे हटके तो कहीं जाना नहीं है। स्पीड तो कम या तेज हो सकती है, लेकिन वो जो एक पाथ है वो तो चेंज नहीं होने का। तो बार बार रिपीट जो हो वही क्या है, आवर्त गति। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा पहले, एक निश्चित समय के बाद, आफ्टर ए फिक्स टाइम, एक निश्चित समय के बाद यदि कोई वस्तु, इफ ए थिंग, यदि कोई वस्तु, इफ ए थिंग अपनी पहली गति को दोहराती है, रिपीट्स इट्स अर्लियर पाथ, अपनी पहली गति को दोहराती है, तब यह आवर्त गति है। देन दिस इज पीरियोडिक मोशन, तब यह आवर्त गति है, देन दिस इज पीरियोडिक मोशन। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, ये हमारे आज टॉपिक का नाम है, वही पहले मैं से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है दोलन गति, दोलन गति, जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। अब दोलन यानी कि ओसिलेट करना, ओसिलेशन तो आप जानते हो, कंपनी भी कह देते हैं, वाइब्रेशन। जैसे मैं पेंडुलम की ही बात कर रहा था, तो पेंडुलम जो है इस तरह से मूवमेंट करता रहता है, तो इसमें जो एक दोलन होगा, एक ओसिलेशन होगा, वो कब होगा, जो उसकी मीन पोजीशन होती है, जहाँ वो बीच में रुका होता है, ऐसे जाए, फिर वापस यहाँ आए, फिर इधर जाए, और फिर यहाँ आकर रुक जाए, तो ये एक दोलन माना जाता है, वन ओसिलेशन। जहाँ से चला, रुकना तो वहीं है, लेकिन दोनों तरफ मूवमेंट है, तो आधा तो मैं ले नहीं सकता। यहाँ था ना ऐसे, फिर बीच में तो आना ही है, फिर आगे, और फिर वापस यहाँ, तो ये क्या हो गया, एक दोलन हो गया, वन ऑसिलेशन हो गया। इसे कंपन या वाइब्रेशन भी कह देते हैं। तो जो बॉडी या जो पिंड, हिंदी में पिंड कह देते हैं, तो इस तरह की गति करता है, वही क्या कहलाई, दोलन गति कहलाई। तो इसमें एक लाइन लिखिएगा, साम्य स्थिति के इधर उधर, टू एंड फ्रो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति के इधर उधर, टू एंड फ्रो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, गति, अ मोशन, ही दोलन गति है, इज एन ऑसिलेटरी मोशन, गति ही दोलन गति है, इज एन ऑसिलेटरी मोशन।
तो ये हो गया दोलन गति। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग तो मत लिखना, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग इसमें दे रखा है एक दोलन, यानी कि वन ऑसिलेशन। तो मैं समझाया कि थोड़ा सा बना के भी समझा देता हूँ। ये इसकी क्या है, साम्य स्थिति, जिसे क्या बोलते हैं इसमें, मीन पोजीशन। अब यहाँ से वो इधर गया, यहाँ रुका, वापस आया, फिर ऐसे गया और फिर वापस आके कहाँ रुक गया, यहाँ। तो ये एक दोलन कहलाता है, वन ऑसिलेशन कहलाता है। बात किसकी हो रही है, पेंडुलम की। पेंडुलम तो समझते हो, पेंडुलम को हिंदी में कहते हैं दोलक। पेंडुलम तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कहलाएगा दोलक, जो मतलब दोलन करता हो। उसके बाद नेक्स्ट हैंड डालिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल को बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल तो आप भी जानते ही होंगे, बोले कौन बोलेगा, व्हाट इज टाइम पीरियड, क्योंकि बेसिक से टर्म है तो मैथ्स में भी आती रहती है। टाइम टेकन ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, जो टाइम एक दोलन करने में लिया जाता है, एक ऑसिलेशन करने में लिया जाता है। मैंने ये बताया आपको कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया वापस, तो ये एक ऑसिलेशन हुआ, एक दोलन हुआ। तो इसमें जितना समय लगेगा बस वही क्या है, आवर्तकाल है ना। जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, सबके आवर्तकाल होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि एक चक्कर काटने में वो जितना समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। दोलनकाल भी बोल सकते हैं। दोलनकाल और आवर्तकाल मीनिंग वाइज सेम ही है, वर्ड अलग है बस। दोलन तो ऐसे हो गया और आवर्त क्या हो गया, ऐसे। बात तो किसकी है, एक चक्कर, ठीक है। तो बोल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा ज्योग्राफी में जाना थोड़ी देर के लिए, और ज्योग्राफी में जाकर मुझे बताओ कि सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, मरकरी है, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण। तो ये जो मरकरी है, इसका आवर्तकाल किसी को याद हो, 88 दिन, 88 डेज। बाकी लगभग ही होते हैं, बाकी जो मोस्टली लिखा जाता है वो 88 लिखा जाता है ना, 88 डेज। और जो सबसे दूर है 246 बोलो। अच्छा 100 कुछ है, 200 कुछ है, इतना तो आइडिया नहीं है। 100 तो ये बैठेगा 165 साल। वे तो केवल 88 दिन थे, किसके, मरकरी के, बुध के। ये हैं साल, तो ये क्या है, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। तो इसमें लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखिए, एक चक्कर काटने में, इन वन रिवॉल्यूशन या इन वन ऑसिलेशन, एक चक्कर काटने में समय ही आवर्तकाल है, टाइम इज टाइम पीरियड। समय ही आवर्तकाल है, टाइम इज टाइम पीरियड। इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट, सेकंड। योग जब कहा जा रहा है कि समय तो है, और समय की जो यूनिट होती है तो सेकंड भी है, मिनट भी है और आवर्स भी हैं, तो सेकंड ही क्यों लेते हैं, मिनट क्यों नहीं लेते, घंटे क्यों नहीं लेते, बोलो सोच लो कुछ। आपने बता दिया कि इसकी यूनिट है, जो इसका मात्रक है वो सेकंड है। क्यों है स्टैंडर्ड यूनिट, वही कि एमकेएस हो या सीजीएस हो, दोनों में क्या आता है, सेकंड ही आता है ना। इसलिए जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, सेकंड। ये हो गया आवर्तकाल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आवर्ती। जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये भी एक कॉमन सी बेसिक सी टर्म है, आप ही बताओ। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन सेकंड। लिखिएगा, एक सेकंड में, इन वन सेकंड,
दोलनों की संख्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, दोलनों या कंपनों की संख्या ही आवृत्ति है, इस फ्रीक्वेंसी, ही आवृत्ति है, इस फ्रीक्वेंसी। देख लिया? तो यानी कि अब हमने पहले पता करा कि कोई वस्तु है वो चक्कर काट रही है, तो अब 1 सेकंड में जितने चक्कर वो काटे उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। 1 सेकंड क्यों, मैंने भी बताया। ठीक, तो बहुत सी बुक में इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में पहला लेटर क्या है? एफ है। बहुत सी बुक में इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। टी क्या है? टाइम पीरियड, जो हम पढ़ गए हैं, आवर्तकाल। तो इस फॉर्मूले से क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड की क्या है? अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर वही बात, एक को आप घटाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा। सोच के देखते हैं, अगर मान लिया मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कैसे घट जाएगा? कुछ समझाओ। जितनी स्पीड होगी फ्रीक्वेंसी करने में कम टाइम लगेगा। दोबारा बोलो, इजी बोलो, आराम से। उतनी ही फ्रीक्वेंसी करने में कम टाइम लगेगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी करने में टाइम कम लगेगा। टाइम कम लेगा। मैं कुछ, चलो आपके सामने कुछ बात कर रहा हूँ। जैसे मान लिया कोई बॉडी है, वो 1 सेकंड में 10 चक्कर काट रही है, मान लिया, तो समझते हैं कोई बॉडी में मान लिया 1 सेकंड में वो 10 राउंड ले रही है, 10 चक्कर काट रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 हो गए। चलिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 आ गई। अब मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ, टाइम बढ़ाऊं, मैंने बढ़ा दिया, 2 सेकंड कर दिया, तो फिर नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 2 सेकंड में 5 चक्कर काटेगा वो। तो यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, 2 सेकंड में तो 20 राउंड हो जाएंगे। तो इसे इंक्रीज कर रहे हैं, इसे भी बढ़ा रहे हैं, तो ये भी, जबकि यहाँ तो कुछ उल्टा होना चाहिए। तो ये क्या चक्कर है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। भाई मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि भाई बढ़ेंगे, अगर टाइम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ राउंड्स भी बढ़ेंगे। तो ये किस सिचुएशन की बात हो रही है, मतलब कैसे कहना चाह रहा है? कोई बता सकता है तो? ग्रह में चले जाओ भाई, प्लेनेट में, और वहां को सोच कर देखो कि हमारे मरकरी है, वो अपने की स्पीड से घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, और उसका जो टाइम पीरियड है हमने भी बताया कितना? 88 दिन। ठीक, और 88 दिन में वो 1 चक्कर काट रहा है। तो अब मान लिया यहाँ जो कंसेप्ट लगता है तो उसकी स्पीड भी आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? उसकी स्पीड। मैथ्स तो ये कहेगा कि दुगने हो जाएंगे, तो उसके जो मेन फार्मूला होता है, जो मैं आगे लिखूंगा, आगे बताऊंगा, उसमें स्पीड का भी रोल हो जाता है। तो वहां जाके इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के हमेशा क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी यूनिट बताओ। हर्ट्ज, HERTZ। ये शब्द क्या है? हर्ट्ज क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज। और फॉर्मूले से क्या यूनिट निकलेगी इसकी? 1/सेकंड, क्योंकि 1 तो है ही, टाइम की कितनी होती है? सेकंड। इसे भी कह सकता हूँ मैं, इस सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊँ, सेकंड इनवर्स भी कह सकता हूँ। तो ये भी यूनिट फ्रीक्वेंसी की है, ये भी फ्रीक्वेंसी की है, और ये भी फ्रीक्वेंसी की है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर जो इस्तेमाल होगा क्या होगा? मतलब एक नाम ऐसा हो जाता है ना, ज्यादा यूज किया जाता है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट कह देते हैं हर्ट्ज, और दिस इज आल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई आवर्ती। अब आएगा मेन हेडिंग, जो ये था, सरल आवर्त गति, जो हमारा मेन हेडिंग था आज का। ये तो भी थोड़ा सा बेसिक कराया, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति समझने से पहले हमने क्या समझ लिया? आवर्त गति समझ लिया। हमने ये देखा कि कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी अगर बार बार अपने पथ को, अपने पाथ को एक इंटरवल के बाद रिपीट कर रही हो, तो उस मोशन को हम आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो आवर्त गति
सरल आवर्त गति कैसे बनेगी, उसमें ऐसी क्या फिजिक्स की यानी कि साइंस की कोई ऐसी वैल्यू आएगी, ऐड हो जाएगी जो उसे क्या बना देगी, एसएचएम बना देगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन बना देगी। तो इसमें देखिएगा एक लाइन या दो लाइन पहले, यदि वस्तु का त्वरण इफ एक्सेलरेशन ऑफ थिंग, यदि वस्तु का त्वरण इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ थिंग विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बस ये कंडीशन इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अब क्या लिखा है, एक्सेलरेशन यानी कि ए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, और डिस्प्लेसमेंट माने डी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। ये एक दूसरे के अगर प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि आवर्त गति में ये प्रोपोर्शनल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ डेफिनेशन में नहीं आया। डेफिनेशन में वहाँ ये है कि एक इंटरवल के बाद अपनी मोशन को या अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन रिपीट करते 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 अगर ये दो वेरिएबल एक दूसरे के क्या हो जाएं, प्रोपोर्शनल हो जाएं, तब वो गति सरल आवर्त गति बन जाएगी। अब रही बात एक्सेलरेशन की, त्वरण की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई फॉर्मूला, कोई टर्म, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, डेल वी अपॉन डेल टी। ये जो डेल लिखा है इसे डेल्टा कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, चेंज, कि जैसे जैसे वेलोसिटी में आप चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। बाइक में जिस हम रेस बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर कहते हैं। जब मुझे इसमें रेस देनी है तो मैंने उसे रेस दे दी और वो बाइक तेज भागने लगी, तो साइंस की भाषा में या प्रैक्टिकली मैं कैसे बोलूँगा कि कोई टाइम काउंट हो रहा है, उस टाइम के अंदर उसकी स्पीड बढ़ाई, तो चेंज आया ना वेलोसिटी में। पहले मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, मैंने कर दी 30, तो चेंज कितना आया 10, तो टाइम तैयार लिख दूंगा, और टाइम में जो डिफरेंस है वो नीचे रख दूंगा। उसे साइंस की भाषा में हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब ये होता है जो त्वरित हो जाए, तुरंत क्या हो जाए, स्पीड बढ़ जाए। ठीक, हालांकि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना ही होता है, घटना नहीं होता। अगर घटना है तो उसे बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब घटना होते ही नहीं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जो वेलोसिटी होती है, वेग, 4 बराबर दूरी बटे समय बढ़ गया है, तो ये तो मीटर बटे सेकंड होता है, और टाइम का 1 और सेकंड, सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होगी इसकी एक्सेलरेशन की। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं वीमा, एम एल कहाँ आ गया, नहीं वैसे नहीं आती, रटे हुए बैठे हो क्या, फॉर्मूला लिख रहा है फिर भी बोल रहे हो। जिसे डायमेंशन का नहीं पता, यूनिट से ही डायमेंशन बनती है। ये जो m है ये किसे शो करता है, l को, तुम क्या बोल रहे थे शायद अभी, है ना। ये मीटर है ना, तो मीटर किसके लिए आएगा, लेंथ के लिए। तो 3 वेरिएबल होते हैं यहाँ, m होता है, l होता है और t होता है, किसमें, डायमेंशन में। m किसके लिए आता है, मास, द्रव्यमान। l किसके लिए आएगा, लंबाई के लिए, और t किसके लिए आएगा, टाइम के लिए। तो ये m जो है छोटा, तो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्या आएगा l, और ये सेकंड का टाइम, ये ऊपर जाएगा तो t - 2। तो इसे ऐसे लिखना क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है, वीमा कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ये हिंदी में क्या बोला था, विस्थापन। ये क्या मतलब होता है, ये समझाओ भाई। हाँ सही है, तुम क्या बोल रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है ना। घूम घूम के जाओगे तो क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस।
और डायरेक्ट पहुंचोगे कहीं तो क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये आप जानते हो। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी, है तो ये दूरी ही, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो जब कभी कोई आवर्त गति इस तरह से अपना मोशन कर रही हो कि जैसे जैसे उसका एक्सेलरेशन बढ़े वैसे वैसे उसका विस्थापन भी बढ़े, और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सरल आवर्त गति का जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या होता है? पेंडुलम ही होता है, घड़ी का पेंडुलम। अब सोच के देखो, अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा, नहीं जाएगा? और इसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक जो है यही तो है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। स्पीड अगर घटेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा। इसका मतलब ये टर्म इसके क्या है? प्रोपोर्शनल। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंपल पेंडुलम में जो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका है? SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। तो बस ये बात ध्यान रखें आप कि जब कोई आवर्त गति से क्या बन जाता है? SHM बन जाता है, तो ये टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब हेड डालिए सरल आवर्त गति की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ SHM, सरल आवर्त गति की विशेषताएं। और इसमें पहला एक सब हेड डाल दीजिए, मध्यमान स्थिति पर, एट मीन पोजीशन, मध्यमान स्थिति पर, एट मीन पोजीशन। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन इसमें होता ही होता है। मध्यमान स्थिति का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सी पॉइंट पर क्या क्या चेंजेस आने हैं उसे हम पहले नोटिस करेंगे। ये मध्यमान स्थिति क्या रहती है, तो इसके अंदर पॉइंट बना के लिखते रहो, ABCD करके लिखते रहो। पहला पॉइंट आ रहा है बल 0, आगे लिख दो फोर्स इज इक्वल टू 0, पहले पॉइंट में। नंबर 2 पॉइंट है त्वरण 0, स्मॉल a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, हिंदी में त्वरण बोलेंगे। तीसरा पॉइंट है वेग यानी कि वेलोसिटी अधिकतम होगा, मैक्सिमम। वेग जो होगा अधिकतम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, वो भी मैक्सिमम होगी, अधिकतम। और जो पांचवा पॉइंट है वो है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, वो भी 0 होगी। पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। अब जैसे नंबर 1 था, अब नंबर 2 लिखिएगा। अंत बिंदुओं पर, अंत बिंदुओं पर, एट एंड पॉइंट्स, अंत बिंदुओं पर यानी कि ए और बी की बात हो रही है। ए और बी पॉइंट्स पर क्या चेंजेस आएंगे? A B C D E, फिर 5 पॉइंट लिख लीजिए।
पहले पॉइंट में लिखिएगा, पहला पॉइंट किसका था? फोर्स का। इसमें लिखिएगा बल अधिकतम होगा, फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। दूसरा था त्वरण का, त्वरण भी अधिकतम होगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तीसरा पॉइंट है वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 होगी। चौथा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और पांचवा है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी होगी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। अब ये जो हमने 5 और 5 10 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही है सी पॉइंट पे, ये पेंडुलम है और सी पॉइंट पे जो पहला पॉइंट कह रहे हैं फोर्स 0 है। तो फोर्स 0 क्यों है? सर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना, फ्रीली हो रही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप ये कह सकते हो कि अगर मान लिया उस घड़ी की सेल खत्म हो जाए तो वो जो सुई है पेंडुलम की कहाँ जाकर रुकेगी? मीन पोजीशन पे रुकेगी जाके। इसका मतलब वो एक मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ कोई फोर्स काम नहीं करता, तभी तो वहाँ रुकती है जाके। इसलिए फोर्स 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब उसमें सेल फोर्स लगाएगी तो तब वो वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बात समझ में आती है, आपके भी समझ में आ गई होगी। अब A0 क्यों है? कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मोशन में नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई जब जैसे मान लो यहाँ से ऐसे आ रही है तो मोशन तो होगा कुछ ना कुछ उसमें, तो फिर मेरी बात का जवाब कैसे दोगे? आप कैसे डिसाइड करोगे मोशन में है नहीं है? वो ऐसा आ रही है वापस, भले ही चाहे उसका मोशन खत्म हो जाता हो, अब मुझे तो लग रहा है कि मोशन में होती होगी वो, फिर ऐसे जाएगी। सर फोर्स नहीं है तो कोई स्पीड भी नहीं होगी। फोर्स नहीं है तो फोर्स कोई नहीं, फोर्स नहीं होगी तो वो आएगी भाई। वो थोड़ा सा सही बोलो, क्लोज ही हो, लेकिन मुझे बिल्कुल एकदम एग्जैक्टनेस चाहिए इस प्रिंसिपल से, इस फॉर्मूले से। खत्म बात। जानते हो सभी, सभी जानते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी बात। कोई एक फॉर्मूला ऐसा हो बस, F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला होता है। किसने दिया था फॉर्मूला ये? अरे किसने दिया था फॉर्मूला ये? इसकी भी गुंजाइश नहीं है। कभी तो मुझे बहुत अच्छे लगे और कभी ऐसे हो जाओ मुझे भी ऐसा लगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूँ। न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कितने रूल दिए थे? 3 दिए थे। कौन सा रूल है? पहले डिसाइड कर लो, फर्स्ट है या सेकंड? सेकंड। F इज इक्वल टू ma। तो जब इस फॉर्मूले में F को 0 रखोगे तो A भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कैसे? बोलो, अपने सपोर्ट में कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा। जब किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा। कैसे दिख रहा है कि यहाँ मैक्सिमम होती है? कुछ समझाओ मुझे अपनी बातों को, फॉर्मूले से कुछ लाइन बोल के एक्सप्लेन देके। नहीं, देखो ऐसे जा रहा था पेंडुलम, यहाँ रुक गया, रुकने के बाद तो वापस आया। अब जब रुकने के बाद रुक गया तो रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। रुक गया तो 0 होगी। अब वो वापस आया तो उसकी स्पीड घटनी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई? बढ़नी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई। मैक्सिमम कहाँ होनी चाहिए? यहाँ ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या आप सहमत हो मेरी बात से? तो मैक्सिमम यही होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यही बात समझ में आती है। अब जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है। फॉर्मूला हर बार लिखता हूँ उसका मैं आपके सामने, mv²। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v के। अगर वेग बढ़ेगा
तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी। अगर वेग मैक्सिमम है तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम ही होगा। ठीक, अब यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है जी यहाँ? ये किसी हाइट पे नहीं है ना, क्यों किसी हाइट पे नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करता है। अब एक दो दिन पहले मैं कह ही रहा था कि गतिज ऊर्जा करती है वेलोसिटी पर, काइनेटिक एनर्जी, और ये करती है हाइट पर। तो हाइट इसे तो बोलेंगे, ये जो बढ़ती जा रही है ये है ना, यहाँ तो कोई हाइट ही नहीं है। जब हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ये हमने समझ लिए। अब उसके बाद जो एंड पॉइंट्स हैं यानी कि ए पर भी और बी पर, इनकी बात हो रही है। यहाँ फोर्स जीरो था, यहाँ फोर्स मैक्सिमम है। कैसे बताओगे कि फोर्स मैक्सिमम है? सर सी से ए पर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मैक्सिमम होगा। फिर इसी फॉर्मूले से जब फोर्स मैक्सिमम है एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम ही होगा। v जीरो क्यों है? रुक जाती क्योंकि रुक गया। अगर v जीरो ना होता तो ऐसे घूम सकते हो, है ना? जब रुका है तो वेग तो जीरो है ही, तभी तो रुका है। और जब वेग जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, इससे ज्यादा ऊंचाई तो इसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई पॉइंट पूछ ले जाएगा आपसे और वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मैंने समझा दिए, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ ही जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हैंड डालिए, सरल दोलक, ये तो लिख लिया होगा, सिंपल पेंडुलम। सरल दोलक, सिंपल पेंडुलम। अब जो हमने अभी पढ़ा था वो भी हमने एग्जाम्पल तो इसके लिया है पेंडुलम का ही, लेकिन वो पढ़े क्या है? फीचर्स ऑफ SHM, सरल आवर्त की विशेषता। ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं, वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। अब एक्चुअली हम पढ़ेंगे किसे? सिंपल पेंडुलम। और यहाँ से बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें आती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको पता होगा, आप ही बताओ क्या फार्मूला होता है जो मैं लिखने वाला हूँ। जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। साइंस वाले कितने स्टूडेंट हो? हाथ खड़े करना। पता नहीं कैसे स्टूडेंट हो, ये तो 9th-10th की बात है, तो सब गायब ही हुए बैठे बिल्कुल। ये कौन सा B.Tech और BSc MSc की साइंस होती है, ये बेसिक बात है बिल्कुल। T = 2 पाई अंडर रूट L/G, ये फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं साइंस में, आगे मत भूलना बिल्कुल भी। T = 2 पाई अंडर रूट L/G। देख लिया? तो T क्या है बच्चों? टाइम पीरियड है ना। हम समझ चुके हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा ये, 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, वो तो टाइम पीरियड है, वो तो फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड क्या है? इनिशियल से फाइनल, एक ऑसिलेशन में जितना समय लिया जाए, ऑसिलेशन मैंने आपको समझाया ही, उसमें जितना समय लगेगा वो क्या है? टाइम पीरियड। 2 पाई है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 या 3.14। ठीक, L क्या है? लेंथ। किसकी लेंथ? कितने कवर कर रहा है, कितनी कवर कर रहा है। तो इसे तो हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था। अब लेंथ बोल दो, इसकी लेंथ, ये तो नहीं है कहीं, इसकी बात तो नहीं हो रही, इसी की बात हो रही, तो ये लेंथ है। ठीक है, और जी आप जानते हैं ग्रेविटी 9.8 मीटर/सेकंड। ठीक, अब यहाँ से हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब 2 पाई है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका कोई फर्क पड़ने का नहीं, इसलिए मैं इसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ये तो वैल्यू सेम ही रहती है इसकी। अब T और L एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है।
और टी और जी क्या है? इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर हमेशा के लिए इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटाओगे ये भी घटेगा, इसे बढ़ाओगे ये घट जाएगा, और इसे घटाओगे ये बढ़ जाएगा। यही मतलब होता है जो आप भली भांति जानते हो। अब इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं कि लंबाई बढ़ाएंगे, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ऐसा पता चल रहा है इस फॉर्मूले से। यानी कि अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूं तो समय भी बढ़ेगा, एक चक्कर काटने में समय बढ़ेगा। अब प्रैक्टिकली माइंड में सोच के देखो, मैंने इसे छोटा कर दिया, ये जो इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये इसे बोब कहते हैं। हिंदी वाले कहाँ हैं? हिंदी वाले बोलो क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में तो इंग्लिश वालों ने बता दिया बोब कहते हैं, हिंदी वाले बोलो क्या कहते हैं। यही तो है जो मैं अभी लिख रहा था, हेडिंग डाला मैं, सरल दोलक, इसे दोलक ही तो कहते हैं, ठीक है। ये सरल दोलक कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। तो मैंने ये सिस्टम यहाँ पहुँचा दिया, यहाँ बना दिया, तो लंबाई घट गई तो टाइम पीरियड भी घटेगा। मतलब जितना समय पहले लग रहा था अब उससे कम लगेगा। प्रैक्टिकली अगर सोचो, आपके सामने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा सोचो तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि हाँ है ऐसा। लंबाई बढ़ेगी तो बढ़ना चाहिए और लंबाई घटेगी तो घटना चाहिए, फॉर्मूला ही बता रहा है। बाकी अभी और बहुत सारी चीज देखेंगे। जी पे आ जाओ, ग्रेविटी। अब राउंड फिगर में पृथ्वी को तो ले लिया जाता है, 9.8 ले लिया जाता है ना। अब फिर ज्योग्राफी में आओ थोड़ी देर के लिए। 9.8 जो वैल्यू होती है ये तो अप्रोक्स वैल्यू होती है जो हम अपने क्वेश्चन करने के लिए लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है? इक्वेटर पर। इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। ये कह रहे हैं विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम कहाँ होगी? पोल पर। तो ये पृथ्वी बना दी, ये इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये हो गए पोल। तो ये कह रहे हैं कि जो विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर रेखा, यहाँ क्या बताई थी? सबसे ज्यादा होगी यहाँ जी की वैल्यू जो आप कह रहे हैं, और यहाँ होगी सबसे कम। ठीक है जी। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने ऐसा सुना और मैंने ऐसा पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं अंतरिक्ष में तो जी का मान घटता है या बढ़ता है? वही बात है, दो चीज दे रखी है, घटना है बढ़ना। बोलना तो एक है ही, पर आवाज से कुछ कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। या घटना बोल दो या बढ़ना बोल दो। चलो जी, घटेगा। भाई ये तो जानते हो यहाँ कहीं मून है, चंद्रमा, और चंद्रमा पे जी कितना हो? जी बटे 6, तो घटा है बढ़ा? तो ऊपर जा रहे तो घटेगा। जब मैंने कहा कि मैं पृथ्वी से ऊपर जा रहा हूँ तो जी घटा, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ उस समय? इस समय बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ? विषुवत रेखा पर खड़ा। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ, मान लिया इसरो ने एक सैटेलाइट छोड़ दिया, तो वो सैटेलाइट कहाँ से शुरू हुआ चलना? सरफेस। कहाँ है वो सरफेस? इसमें सारे सरफेस। और पृथ्वी क्या है? जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ मैं घूम रहा हूँ, ये सरफेस है। ये सरफेस इसमें कहाँ है? ये बोला सर्कल, ये वाली, ये सर्कल। तो ये सरफेस हो गई। अरे यहाँ तुमने पढ़ाया नहीं था ज्योग्राफी में, यहाँ तो इतना टेम्परेचर है, बहुत बुरा हाल है, तो लोहा भी पिघल जाए। निफे, निकल और आयरन भी मोल्डन स्टेज में है, यहाँ आदमी रहेगा। तो हम लोग जहाँ हैं वो कहाँ हैं? यहाँ है। ये सरफेस होगी। पहाड़ वहाड़ जहाँ भी कुछ दिखते हैं वहाँ यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्लियर? बहुत से लोग सोचते हैं कि हम यहाँ हैं, है ना। तो यहाँ से ऊपर एटमॉस्फेयर शुरू हुआ है, तो यहाँ से ऊपर मैं अगर जाऊंगा तो साफ समझ में आ रही है बात, जी का मान घट रहा है। क्लियर? अब जब पृथ्वी से नीचे जाते हैं, सरफेस से जब नीचे जाते हैं,
तो जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ भी जी का मान घटता ही है। सरफेस से ऊपर जाओ या सरफेस से नीचे जाओ, जी का मान घटता ही है, जिसे अप्रोक्स हमने क्या ले रखा है 9.8। वो घटता इतना नहीं कि 9.8 या 6.6 रह जाएगा, वो तो बहुत माइनर चेंज होता है। तो राउंड फिगर में कितना ले लिया? 9.8 ले लिया। अब मैं कहना चाह रहा था कि भाई अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जी क्या होता है? लगभग सेम ही होता है। फिर अगर फॉर्मूले में जी है तो कुछ कंसिडर तो करना ही पड़ेगा। तो अगर जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। मतलब सरफेस से मैं अगर ऊपर जाऊं या सरफेस से नीचे जाऊं तो जी घट रहा है, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ेगा, चाहे बहुत ही माइनर चेंज है, आएगा ये बात क्लियर हुई? अब इस फॉर्मूले से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है, पहले भी शायद बता चुका हूं मैं आपको, कि जो बच्चे झूला झूलते हैं, है ना, वो झूला बना दिया जाता है इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि एक ही बच्चा और उसका कोई साथी नहीं है, तो ऊपर नीचे बैठ बैठ के बहुत तेज स्पीड कर लेता है अकेले, है ना, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हमें क्या होता है कि वो उन रस्से को पकड़ के ऊपर नीचे बैठना शुरू कर देता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें कौन सा जेट लग जाए जो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्या कारण है, इसे समझते हैं। ये मैंने झूला डाल दिया, ये इसकी पटरी है जहाँ वो बच्चा इस तरह से बैठा हुआ है ना। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है ना? इसे गांव देहात की भाषा में तो पंघाल ही बोलते हैं शायद, पंघाल, अंघाल मारना, मुझको कुछ ऐसा याद है कि भाई पंघाल मारने से स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी तेज इतनी तेज हो जाती है लैंडर में जाके ले सकता है, अगर वो ना बैठे चुपचाप गिरना तो तय है उसे। तो ऐसा क्या होता है कि उसके अपना आप स्पीड बढ़ जाती है। तो इसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। इसमें होता क्या है, ये एक लेंथ होगी जो मैं एल मान रहा था, ये बच्चा मान लिया बैठा हुआ है और इस बच्चे को मैंने अब ये खड़ा करके दिखा दिया। तो अभी मैं कुछ दिन पहले आपको गुरुत्व केंद्र समझा रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने कहा था कि जहाँ एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, टोटल वेट एक्ट करता है, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। और इंसान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ठीक मिडिल में होता है, ठीक है। तो मान लिया जब ये बैठा हुआ है, आपको समझाने के लिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, और जब ये खड़ा हुआ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गया, क्योंकि इंसान के बीच में होता है गुरुत्व केंद्र। तो मुझे इन बातों से बताओ, लेंथ घटी है या बढ़ी है? लेंथ घटी है, क्योंकि लेंथ में यहाँ से लूंगा, पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, अब लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब बच्चा बैठे बैठे खड़ा होता है तो उसकी जो लेंथ है घट जाती है। जब लेंथ घट जाएगी इस फॉर्मूले से तो टाइम पीरियड घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था n इज इक्वल टू 1/t। जब टाइम पीरियड घट रहा है तो n बढ़ जाएगा, और n क्या था? नंबर ऑफ ओसिलेशन, दोनों की संख्या एक सेकंड में। तो अगर मान लिया एक सेकंड में दोलनों की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ ओसिलेशन बढ़ रहे हैं, तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? पहले एक सेकंड में मान लिया 10 ओसिलेशन हो रहे थे, अब 15 होने लगे, तो स्पीड बढ़ी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जब खड़ा उठ के बैठता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये इसका फैक्ट है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये भी इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल होकर निकलता है कि बच्चे की स्पीड कैसे बढ़ जाती है, ठीक। इसमें एक दो लाइन उतारनी उतारो जल्दी से।
इस पीरियड का समय पूरा हो गया, बाकी अभी इसमें कुछ फैक्ट रह रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट पीरियड में। आज बस इतना ही ध्यान देते हैं, इसे कॉपी कर लो।